दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। दरअसल मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई समस्या आ गई है जिससे मेरी वीडियो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। अगर आप क्रिएटर हैं तो आप यह देखते ही समझ जाएंगे कि मेरे वीडियो का टाइटल और इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा होने के बावजूद यूट्यूब कितने कम लोगों तक ही मेरी वीडियो पहुँचाता है। अब यह दिक्कत कितने समय तक चलेगी मुझे नहीं पता। मैंने इस दिक्कत के बारे में यूट्यूब को मेल भी किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। मेरे आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये कहानी या मेरी कोई भी कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी पुरानी कहानियाँ भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वो बाकी कहानियाँ भी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। बात कई साल पुरानी है। शांतिलाल पारक की एक बेटी थी, इकलौती और शांतिलाल की लाडली। लेकिन जब वो लड़की 25 साल की थी तो एक बीमारी के चलते अचानक से उसकी मौत हो गई। बेटी के जाने के बाद जैसे शांतिलाल की पूरी ज़िंदगी ही खत्म हो गई। उसने फैक्ट्री में आना जाना ही बंद कर दिया और कुछ ही महीनों में फैक्ट्री भी बंद कर दी। कहते हैं कि शांतिलाल ने अपनी बेटी को उसी फैक्ट्री के अंदर दफनाया था और तब से उसकी बेटी की आत्मा उसी फैक्ट्री में भटकती है। मनोहर ने बाजू में बंद पड़ी फैक्ट्री के बारे में सुहास को बताया। सुहास का फैक्ट्री पर यह तीसरा ही दिन था। 3 दिन पहले ही वो इस अनाज की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर लगा था और इसी फैक्ट्री के बगल में पारक इंडस्ट्रीज नाम की एक बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री थी। जब उस पुरानी फैक्ट्री के बारे में मनोहर ने उसे बताया तो उसे मनोहर की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। तब मनोहर ने आगे कहा, मुझे भी ये बातें पहले झूठी ही लगती थी, लेकिन अब तक 3 दर्दनाक मौतें उस फैक्ट्री के अंदर हुई है। और तो और खुद मैंने कई बार उस फैक्ट्री के अंदर किसी लड़की के हंसने की, रोने की और चिल्लाने की आवाज़ को सुना है। मनोहर की उम्र लगभग 65 से 70 साल के बीच थी और लगभग 40 साल से फैक्ट्री के अंदर काम करने की वजह से उसके कान भी अब ऊंचा सुनते थे। अब ऐसे में उनकी बात को गंभीरता से लेना सुहास को बेवकूफ़ी लगी। हालांकि उम्र में बड़े होने की वजह से उसने उनसे कोई बहस नहीं की। सुहास को इस फैक्ट्री में काम दिलवाने की वजह फैक्ट्री मालिक ने उसे पहले ही बता दी थी। दरअसल फैक्ट्री के अंदर माल की काफ़ी चोरी हो रही थी। दिन में तो सब लोग होते थे तो चोरी की संभावना दिन में कम होती थी, लेकिन रात में कोई पहरा नहीं होने की वजह से शायद माल की चोरी होती थी और इसी चोरी को रोकने के लिए सुहास को लगाया गया था। फैक्ट्री के मालिक ने उसे फैक्ट्री के अंदर ही एक कमरा दिया था। सुहास इससे पहले कई जगहों पर काम कर चुका था और ऐसे काम करने का उसे अच्छा सा अनुभव भी था। सुहास जिस फैक्ट्री के अंदर काम करता था उस फैक्ट्री के दाहिनी ओर पारक इंडस्ट्री की बंद पड़ी फैक्ट्री थी। बाईं ओर मुख्य सड़क थी और सड़क की दूसरी ओर आसपास की फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले मजदूरों के घर भी थे। अब जिस मनोहर चाचा ने उसे उस भूतिया फैक्ट्री के बारे में बताया था वो भी उसी इलाके में रहते थे। सुहास भूत प्रेतों की बातों को नहीं मानता था। उसे इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था, इसलिए ऐसी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर उस फैक्ट्री के बारे में भूत होने की अफवाह उड़ाई है ताकि वो लोगों के अंदर डर पैदा करके चोरियां कर सके और आसानी से उस फैक्ट्री के अंदर छिप सके। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। सुहास पूरी रात जागकर काटता था और इस एक हफ्ते के अंदर किसी भी तरह की अनाज की चोरी नहीं हुई थी। और एक रात ऐसा ही सुहास अपने मोबाइल पे गाने सुन रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। सुहास ने अपने कान से हेडफोन को हटाया ताकि वो साफ साफ आवाज़ को सुन सके। वो आवाज़ किसी औरत के सिसकते हुए रोने की थी। सुहास ने मोबाइल के अंदर देखा तो उसमें रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। उसने मोबाइल अपनी जेब में रखा और वो आवाज़ के बारे में पता लगाने के लिए उठा। फैक्ट्री के अंदर की सारी लाइट्स बंद थी। बाहर शेड के अंदर कुछ 1-2 ही लाइट्स चालू थे।
जिसकी धुंधली सी रोशनी वहाँ फैली हुई थी। सुहास उस औरत की आवाज़ का पीछा करने लगा। कुछ देर में ही उसे ये समझते देर नहीं लगी कि वो आवाज़ उसकी फैक्ट्री से नहीं बल्कि बाहर से आ रही थी। सुहास उस आवाज़ का पीछा करते हुए कंपाउंड की दीवार तक चला गया और फिर उसने कमर जितनी कंपाउंड की दीवार से झांक कर देखा। वह रोने की आवाज़ दीवार के उस पार पारक इंडस्ट्री की खंडर बन चुकी फैक्ट्री से आ रही थी। सुहास अंधेरे में दीवार से सटकर खड़ा रहा और उस फैक्ट्री के अंदर झांकने लगा। फैक्ट्री पूरी तरह से अंधेरे से घिरी हुई थी। वहाँ कोई लाइट नहीं था, बस चांद की सफ़ेद और दूधिया रोशनी फैली हुई थी। और उसी रोशनी में सुहास को उस फैक्ट्री की टूटी खिड़कियों से अंदर किसी तरह की हलचल महसूस हुई। बंद पड़ी उस फैक्ट्री के अंदर कोई घूमता हुआ दिखाई दिया। सुहास झट से दीवार के पीछे छिप गया और छिपकर फैक्ट्री के अंदर देखने लगा। उसने देखा कि कोई औरत उस फैक्ट्री के अंदर घूम रही थी। अब सुहास को लगने लगा कि यह वही चोरों की मंडली होगी, इसलिए वो वही छिपा रहा और आगे क्या होगा ये देखने लगा। लेकिन कुछ समय बाद फैक्ट्री के अंदर वो घूमती औरत गायब हो चुकी थी और रोने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। सुहास काफ़ी देर तक वही खड़ा रहा, लेकिन जब कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो वो भी फिर से अपनी जगह आकर लौट गया। अगले दिन उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की। उसे लग रहा था कि वहाँ के आसपास के लोग यहाँ हो रही चोरियों की वारदात में शामिल हो गए और वो उन्हें पकड़ना चाहता था। उसने तय किया कि अगली रात को वो चुपके से उस फैक्ट्री के अंदर जाएगा और पता लगवाएगा कि आखिर इन चोरियों के पीछे कौन और कितने लोग हैं। उसने रात के लिए कुछ तैयारियां करके रखी थी। एक बड़ा सा डंडा अपने साथ रखा, जेब के अंदर मिर्च की पाउडर रखी ताकि मुसीबत में फंस जाए तो जान बचाने के काम आ सके। फिर जैसे ही रात हुई और हर तरफ अंधेरा छाया, वो चुपके से दीवार कूदकर बाजू की फैक्ट्री के अंदर चला गया और वहीं एक झाड़ी के पास दुबक कर बैठा रहा ताकि कोई उसे देख ना ले। रात को तकरीबन 1:30 बजे अचानक किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। सुहास ने झाड़ियों से झाँक कर देखा तो वो आवाज़ फैक्ट्री के अंदर से आ रही थी। वो धीरे धीरे छिपते छिपाते फैक्ट्री की दीवार तक पहुंच गया। फैक्ट्री की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। सारी खिड़कियों के कांच फूट चुके थे और दरवाजे भी टूट चुके थे। किसी के लिए भी फैक्ट्री के अंदर जाना आसान था और इसी वजह से सुहास भी अंदर चला गया। फैक्ट्री की छत कई जगहों से टूट चुकी थी, जिस वजह से चांद की रोशनी फैक्ट्री के अंदर कुछ हिस्सों पर पड़ रही थी और सुहास उन्हीं हिस्सों से बचता हुआ अंधेरे में चुपके से चल रहा था। वो एक अंधेरी जगह खड़ा हो गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। फैक्ट्री पूरी तरह से खाली थी। धूल और पेड़ों की पत्तियां फर्श पर फैली हुई थी और हर तरफ जाले लगे हुए थे। अब सुहास ये सोचने लगा कि अगर चोर यहाँ आते जाते रहते हैं तो फर्श की धूल पर किसी के भी पैरों के निशान क्यों नहीं है? उनकी आवाजाही से जाले सही सलामत कैसे हैं? वो ये सोच ही रहा था कि फिर से उसे ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ। लगा जैसे कोई ऊपर घूम रहा हो। अब सुहास था बहादुर, इसलिए उसने अपने हाथ में डंडा कस के पकड़ लिया और वो ऊपर जाने लगा। सीढ़ियों से जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, उसने देखा कि एक 22-25 साल की लड़की आगे की ओर चल रही थी और उसकी पीठ सुहास की ओर थी। सुहास बिना आवाज़ किए उसके नज़दीक जाने लगा। वो देखना चाहता था कि आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वो लड़की सिर्फ उन अंधेरे कमरों में यहाँ से वहाँ धीरे धीरे चलते हुए घूम रही थी। अब ये सब सुहास को काफ़ी अजीब लगा। जब उसे रहा नहीं गया तो उसने उस लड़की को रोकने के लिए पीछे से आवाज़ लगाई और सुहास की आवाज़ को सुनते ही वो लड़की अचानक से रुक गई। कुछ देर तक वो ऐसे ही खामोश खड़ी रही और फिर जैसे ही वो पलटी, उसे देख सुहास के शरीर में एक सिहर सी दौड़ी।
उस लड़की की दोनों आंखें फूटी हुई थीं और वहाँ से खून निकल रहा था। गाल पूरी तरह से फट चुके थे और उसका जबड़ा किसी डरावने जानवर की तरह पूरा खुला हुआ था, जिसके अंदर कई सारे सांपों जैसे नुकीले दांत थे। सुहास उसका चेहरा देखते ही कांप गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक उस लड़की ने सुहास के ऊपर हमला कर दिया। वह सुहास को किसी जंगली जानवर की तरह नोचने लगी, नाखूनों से उसकी छाती चीरने लगी। सुहास डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अंदर से वो ये भी जानता था कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, और कोई आएगा भी तो भी उतनी देर तक यह उसके शरीर को छलनी कर देगी। फिर सुहास ने ही जोर लगाते हुए उसे उससे दूर किया और फिर डंडे से उसने उस लड़की के चेहरे पर वार किए, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं हुआ। फिर सुहास तेजी से भागने लगा, लेकिन वो लड़की ने उससे भी तेज भागते हुए उसे पकड़ लिया और फिर हवा में उठाते हुए उसे दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरने की वजह से उसका हाथ टूट गया था। वो डर के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए वो जैसा तैसा खड़ा हुआ, और वो लड़की आवाज़ के सहारे उसे यह हवा ढूंढने लगी। सुहास समझ गया कि वो अंधी होने की वजह से उसे नहीं देख सकती, इसलिए वो एकदम से खामोश हो गया। उसके शरीर में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अपनी आवाज़ को छुपाने के लिए उसने अपना हाथ मुंह पर रख दिया और उल्टे पैर पीछे की ओर उस लड़की से दूर जाने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो लड़की यहाँ वहाँ उसे टटोलते हुए आगे बढ़ रही थी। सुहास तेजी से पलटा और दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। उसे लगा जैसे उसकी दौड़ने की आवाज़ को सुन वो लड़की उसका पीछा कर रही हो, लेकिन जैसे ही वो सारी सीढ़ियाँ उतरकर दौड़ने लगा, उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई नहीं है। वो एक पल के लिए रुका और उसने पलटकर पीछे देखा। सचमुच उसके पीछे कोई नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी जान बच गई हो, लेकिन बाहर निकलने के लिए जैसे ही वो दरवाजे की ओर पलटा, वो लड़की एकदम से उसके सामने खड़ी थी। उसने सुहास को पकड़ लिया और जोर से हंसते हुए उसके सारे दांत सुहास की गर्दन पर गाड़ दिए। सुहास अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर पाता तब तक उस लड़की ने उसकी गर्दन काट डाली। गर्दन से निकलता पूरा खून सुहास के शरीर पर और फर्श पर फैल गया और सुहास की चीखें भी शांत हो गई। अगले दिन सुबह सुबह ही आसपास के लोग उस फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हो गए थे। पूरी रात उन्हें सुहास की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। सुबह जब सब कुछ शांत हो गया तो गांव के कुछ लोग उस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए और उन्हें वहाँ सुहास की लाश मिली। उसका गला बेदर्दी से काटा गया था और उसके शरीर का पूरा खून जैसे चूस लिया था। यह इस फैक्ट्री के अंदर की चौथी मौत थी, इसलिए स्थानिक लोग काफ़ी गुस्सा हो गए। सुहास की मौत के लिए वो उस फैक्ट्री के मालिक यानी शांतिलाल को जिम्मेदार ठहराने लगे और इसीलिए उन्होंने तत्काल उस फैक्ट्री के मालिक को वहाँ बुलवाया। काफ़ी सालों बाद शांतिलाल पारक यानी उस फैक्ट्री का मालिक वहाँ आया था। शांतिलाल की उम्र अब लगभग 80 साल के आसपास थी। वो एक व्हीलचेयर पर थे जिसे उनका नौकर चला रहा था। शांतिलाल की ऐसी हालत देख वहाँ के लोगों ने भी अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पाया। हालांकि उन्होंने इस घटना के पीछे का कारण पूछा तो शांतिलाल जी ने कहा, यह बात काफ़ी साल पुरानी है। मेरी एक इकलौती बेटी थी खुशी, जिससे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन एक बीमारी के चलते 25 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। उसके जाने के बाद जैसे मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। मेरी दुनिया ही मानो खत्म हो गई थी। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन तब एक तांत्रिक से मेरी मुलाकात हुई और उस तांत्रिक ने कहा कि वो मेरी बेटी को जिंदा कर सकता है। मैं अपनी बेटी को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बेटी को वापस पाने के लिए उस तांत्रिक ने जैसा कहा हमने वैसा किया। खुशी की लाश को हम यहाँ एक फैक्ट्री में ले आए। उस तांत्रिक ने इंसान की आकृति का एक लकड़ी का बक्सा बनवाया और हर रोज़ एक इंसान की बलि देकर उसके शरीर का अंग उस बक्से में रखते जाता।
जो जो अंग वो उस बक्से में रखता, वो अंग मेरी बेटी का जिंदा हो जाता। सबसे पहले उसने एक आदमी की बलि देकर उसका दिल उस बक्से में रखा, जिससे मेरी बेटी की सांसें चलने लगी। उसके बाद उसने आंखें रखी। ऐसा करते करते वो हर एक अंग को जोड़ता गया। इस काम में उसने कई सारे लोगों की बलि दी और मैं भी अपनी बेटी की चाहत में अंधा हो चुका था। इसलिए मुझे लोगों की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं थी। मैं एक के बाद एक पाप करता गया। उस तांत्रिक ने कुछ दिनों तक यह तंत्र विद्या की और एक दिन उसने मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। मैं अपनी बेटी को वापस पाकर काफ़ी खुश हो गया था। लगा जैसे मेरी सारी दुनिया ही फिर से मेरे पास लौट आई हो। लेकिन यह खुशी कुछ ही समय तक मेरे साथ रही। उसने मेरी बेटी को जिंदा तो कर दिया था, लेकिन वो मेरी पहले वाली बेटी नहीं थी। वो बदल चुकी थी। वो एक बुरी आत्मा बन चुकी थी। ना ही वो हमें पहचानती थी और ना ही उसे हमसे कोई लगाव था। वह हमें ही चोट पहुंचाने की कोशिश करती। वो हमारे काबू से बाहर हो गई थी। तांत्रिक को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उस आत्मा ने उसकी हत्या कर दी। उसने हमारे सामने ही उसे जिंदा चीर दिया। मैं और मेरी पत्नी डर गए। हम वहाँ से भाग पाते तब तक उसने मेरी पत्नी को भी मार दिया। मैं काफ़ी डर गया था। क्या किया जाए मुझे सूझ नहीं रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं उस बक्से से सारे अंग निकाल कर फेंक दूँ तो शायद वो फिर से मर जाए, लेकिन मैं वहाँ कुछ कर पाता तब तक वो मेरी ओर बढ़ चुकी थी। फिर मैंने जल्दबाजी में उस बक्से के अंदर से आंखों को हटा दिया और फिर मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। उसके बाद मैंने कई बार उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो बक्सा ही फैक्ट्री से गायब हो गया, जिस वजह से मैं उसे कभी मार नहीं सका। शांतिलाल की बात को सुन सारे लोग सकते में थे। जिसे वो आम भूतिया घटना समझ रहे थे, वो उससे भी ज़्यादा विचित्र और खौफनाक थी। अब उस शैतानी आत्मा को रोकने का कोई और तरीका लोगों के पास नहीं था। इसलिए शांतिलाल ने फैक्ट्री की सारी खिड़कियां और दरवाज़ों को सीमेंट से बंद करवा दिया। कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जहाँ से कोई भी अंदर जा सके। अब अंदर जो भी शैतानी आत्मा थी वो अंदर ही कैद हो गई थी। हालांकि वो तब तक ही कैद है जब तक वो दीवारें सही सलामत हैं।